प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। हम पिछले अध्याय में ये जान चुके हैं कि प्लेटो की कृति, प्लेटो का लेखन, प्लेटो के बारे में सामान्य जो जानकारी है, बीए पार्ट थर्ड ईयर का ये फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान में, जिसमें प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो है प्लेटो का आदर्श राज्य। दरअसल प्लेटो एक ऐसे दार्शनिक हैं, एक ऐसे आदर्शवादी दार्शनिक हैं जिन्होंने एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे राजा की संकल्पना की कि राज्य का जो आधार होगा वह उस कल्याण पर आधारित होगा कि जिसमें सभी को योग्यता के, क्षमता के अनुसार कार्य विभक्त किए जाएंगे एवं उनके जीवन की एक आदर्शवादी प्रथा को कल्याण के साथ जोड़ते हुए उनके भविष्य का निर्माण करेगी। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वह यूनानी जो व्यवस्था थी या राजनीतिक वहाँ का जो परिचय था, असल में वहाँ अराजकता पूरी तरह से व्याप्त थी और उसी अराजकता और अव्यवस्था के चलते प्लेटो के संज्ञान में आया तो उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की और अपनी प्रख्यात पुस्तक द रिपब्लिक में इस आदर्श राज्य के सिद्धांत को वर्णित किया। प्रस्तुत किया। यह राज्य आने वाले सभी समय व स्थानों में आदर्श राज्य के प्रस्तुतिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। अराजक स्थितियों का उपचार करने के लिए एक ही आदर्श राज्य की स्थापना करना एवं तत्कालीन यूनानी समाज का सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। उन्होंने बताया कि शासन का अधिकार ऐसे ज्ञानी दार्शनिकों को ही होना चाहिए जो निस्वार्थ होकर शासन कर सकें। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य उसकी आत्मप्रेरणा से प्रभावित होने चाहिए। सभी कार्यों की उत्पत्ति मनुष्य की आत्मा से उत्पन्न होती है। असल में प्लेटो एक ऐसे गुरु के शिष्य थे, सुकरात के, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया एवं उस प्योरिटी के चक्कर में, उस सद्गुण के संदर्भ में, वर्च्यू के, जिसे हम वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है, का जो उन्होंने वाक्य दिया था, उसको आधार मान करके एक ऐसे शासक की कल्पना करना, शासन को व्यवस्थित करना कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था या अशांति
या फिर कोई ऐसा तत्व नहीं हो जो कि सामान्य जन के कल्याण में बाधक बने। तो ये सारी बातें व्यक्ति के स्वयं आत्म प्रेरणा स्रोत से प्रभावित होकर के और उन कार्यों को संपादन करना होता है जिसके लिए कि मनुष्य की जो प्रकृति है वह निश्चित रूप से कार्य करती है। जैसा स्वयं चाहता है वैसा ही व्यक्ति के द्वारा करना उसकी आत्मा की आवाज़ के आधार पर ही प्लेटो के द्वारा माना गया है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य ओक वृक्ष या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। इन्होंने इसके लिए 3 गुण बताए हैं: क्षुधा, विवेक और उत्साह। क्षुधा या भूख या जिसे आवश्यकता कहेंगे जीवन के संदर्भ में, अंग्रेजी में इसको हम एपिटाइट कहते हैं, या काम की भावना, भूख। तो इसका सीधा सीधा संबंध उस प्रोडक्टिव या उत्पादक वर्ग से होता है जिसका कार्य समाज में या जनता के लिए भरण पोषण करने का एक दायित्व हो, जिम्मेदारी हो। दूसरा जो गुण है वह है विवेक, रेशनैलिटी, या जिसको हम कहेंगे विवेक सम्मत निर्णय लेने की क्षमता। और जिस तरह से क्षुधा या भूख या एपिटाइट को हमने उत्पादक वर्ग से जोड़ा था, उसी प्रकार विवेक को हम शासक वर्ग से इसमें जोड़ते हैं। तो प्लेटो ने बताया है कि विवेक है वह शासक के लिए होना अत्यावश्यक है। हालांकि विवेक सभी में होता है, लेकिन जो विवेक का एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, या उसका जो मानक सर्वाधिक निर्धारित किया गया हो, तो इसके लिए शासक के लिए उत्तरदायित्व दिया है कि शासक को विवेक सम्मत या विवेकशील होना अत्यंत आवश्यक है। ये उसकी प्रमुख गुण या उसकी विशेषता है। इसी क्रम में तीसरा बिंदु है गुण से संबंध रखने वाला उत्साह। उत्साह में हम क्रेज देखेंगे या एक मोटिवेशनल कार्य करने की क्षमता। तो ये गुण सीधा सीधा संबंधित है उस सैनिक वर्ग से कि जिस सैनिक वर्ग के द्वारा उस देश की सीमाओं की आंतरिक और बाहरी दृष्टि से सुरक्षा की जाती है, उसे ऐसा वातावरण दिया जाता है कि जिससे वह या वहाँ का नागरिक चैन से शांतिपूर्वक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करे, अपने आप को नींद में ले सके। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हम किसी भी देश में या किसी भी देश के बारे में बात करें तो उसकी चहुर जो सैन्य प्रबंध है वह हमारी नींद का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी नींद अगर हराम हो रही है तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से हमारी जो सीमा है उनमें कोई इस तरह का घुसपैठ या कोई ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा हमें जगाया जा रहा है।
आदर्श राज्य के निर्माण के तत्वों की हम जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आर्थिक तत्व है, इकोनॉमिकल एलिमेंट, और दूसरा सैनिक मिलिट्री आर्मी वाला, और तीसरा है दार्शनिक फिलोसोफर। ये तीनों ही तत्व अपने आप में एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं कि जिसको आधार मान करके एक कल्याणकारी आदर्श राज्य को बनाने में पूरा पूरा सहयोग मिलता है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य दिया है उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर हम देखते हैं कि पहला बिंदु है व्यक्ति और समाज का राज्य से संबंध, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि राज्य में व्यक्ति एक आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का एक अपूर्व संबंध होता है। आइडियल स्टेट्स में न्याय के सिद्धांत को स्थान देना, एक भवन के निर्माण करने के लिए जो आधारशिला तैयार की जाती है, शिक्षा योजना के माध्यम से, साम्यवाद के माध्यम से जो आधार स्तंभ बनता है, वह अपने आप में उस विकास के पायदान को पूरा करता है। दूसरा है प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति का जो विकास चरण है, इसका बड़ा प्रभाव रहा है कि बारकर कहते हैं भोजन उष्णता तथा प्रस्तरय की इच्छाएं सामान्य प्रयास के अभाव में उचित रूप से पूरी नहीं की जा सकती। प्लेटो कहते हैं कि राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। कार्यों का विशिष्टीकरण, कार्यों का विभक्तीकरण या विभाजन करना, कार्यों का आदान प्रदान होना, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, हम इसे कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। उत्पादक वर्ग या प्रोडक्टिंग क्लास के नाम से प्लेटो ने कहा है, जिसका प्रमुख गुण यानी धन से प्रेम या संपत्ति से लगाव, और जो एपिटाइट या भूख है, क्षुधा है। तो अगला इसमें बिंदु है आदर्श राज्य के 3 वर्ग। क्षुधा, उत्साह और विवेक। फिर है इसकी जो आधारशिला है वह न्याय पर आधारित है, क्योंकि न्याय अगर सही रूप से संचालित है तो आदर्श राज्य अपने आप में अपनी नींव को मजबूत अवस्था दे सकेगा। फिर है आदर्श राज्य के आधार स्तंभ मूल रूप से शिक्षा और साम्यवाद है, एजुकेशन और कम्युनिज्म, जिसमें पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, शिक्षा के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए, और दार्शनिक ज्ञानी शासक, दार्शनिक राजा तैयार करना। फिर है आदर्श राज्य की जो बागडोर होती है वह दार्शनिक राजा के हाथ में। फिर है अवधारणा का हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में यही बात निकल के आती है कि आदर्श राज्य की स्थापना में प्रमुख रूप से विवेक सम्मत निर्णय लेने की क्षमता, एक आदर्श राजा की या विवेक सम्मत निर्णय लेने की क्षमता राजा में ही होना, और आदर्श राज्य को संचालित करना। फिर है क्या आदर्शवाद काल्पनिक है, ये बात भी इसमें निकल के आती है। हालांकि ये काल्पनिक तो है, लेकिन वर्तमान में हम जब देखते हैं कि एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जो सही तरीके से कल्याणकारी अवस्था में कार्य कर रहा है प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर, तो उसको हम एक आदर्श राज्य की स्थापना या एक
कह सकते हैं कि भाई आदर्श राज्य या एक गुड गवर्नेंस देने वाला, तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। आदर्श राज्य का जो व्यवहारिक आधार है वो भी अपने आप में बड़ा ही कारगर है। हालांकि इसकी महत्व की स्थिति जब बात करते हैं तो एक यूटोपियन कल्चर को आधार पर, या इसको कहेंगे हम स्वप्निल संसार के आधार पर इसको तैयार किया गया। तो इस तरह से ये बिंदु यहाँ पूर्ण होता है। अब हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे प्लेटो का जो राज्य में व्यक्ति है और राज्य से क्या संबंध है, उससे संबंधित क्या विचार हैं, इस पर हम विचार अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।